Implications of holistic understanding of harmony on professional ethics। पेशेवर नैतिकता पर सद्भाव की समझ के निहितार्थ। जब सद्भाव की समझ होगी तो उसका पेशेवर नैतिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या प्रोफेशनल एथिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सब इस चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहला प्रभाव मानवीय मूल्यों की स्वाभाविक स्वीकृति। दूसरा, नैतिक मानव आचरण की निश्चितता। तीसरा, मानवतावादी शिक्षा के लिए आधार, मानवतावादी संविधान और मानवतावादी सार्वभौमिक व्यवस्था इनके लिए आधार। पेशेवर नैतिकता में क्षमता। तो ये सारे प्रभाव पड़ेंगे। वर्तमान स्थिति से सार्वभौमिक मानव क्रम में परिवर्तन के लिए रणनीति। जो वर्तमान कंडीशन है वहाँ से सार्वभौमिक मानव क्रम की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है, यह भी हम देखेंगे। व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर और छात्रों के बीच वर्तमान मूल्यों को बढ़ाने के लिए स्वयं माता पिता और शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है, यह भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले जो हार्मनी की अंडरस्टैंडिंग का प्रभाव सबसे पहले पड़ता है वो क्या है? मानवीय मूल्यों की स्वाभाविक स्वीकृति या नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज आर नेचुरल आउटकम ऑफ रियलाइजेशन एंड राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर रिलेशनशिप विद अदर एंटिटीज। मूल्य अन्य इकाइयों के साथ हमारे संबंधों की प्राप्ति और सही समझ का स्वाभाविक परिणाम है। हमने मूल्यों के बारे में पहले भी पढ़ा है। When we understand the harmony and coexistence in the right way, we naturally accept the values and commit to develop perfection in harmony with them. जब हम सद्भाव और सह अस्तित्व को सही तरीके से समझते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से मूल्यों को स्वीकार करते हैं और उनके साथ सद्भाव में पूर्णता विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम हार्मनी को समझ लेंगे तो हम मूल्यों को इजीली या आसानी से स्वीकार करने लगेंगे। अब मूल्यों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हैं जीवन मूल्य। जीवन मूल्य में हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फैक्शन एंड ब्लिस, ये चार आते हैं। हैप्पीनेस यानी सुख, विचार की निश्चितता के आधार पर अपेक्षा की निश्चितता, चयन या क्षमता की निश्चितता खुशी के रूप में प्रकट होती है। यदि विचार निश्चित है तो चयन और हमारे चयन में भी निश्चितता होगी। शांति, इच्छा की निश्चितता पर आधारित विचार की निश्चितता शांति के रूप में प्रकट होती है। संतोष, समझ के आधार पर इच्छा की निश्चितता संतुष्टि के रूप में प्रकट होती है। और आनंद, अनुभूति के आधार पर समझ आनंद के रूप में प्रकट होती है। तो ये जो सुख, शांति, संतोष और आनंद, ये जो जीवन मूल्य हैं, इनको हम समझने भी लगते हैं और स्वीकार भी करने लगते हैं। इसके अलावा वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप, मनुष्यों के बीच जो आपस में संबंध होते हैं वो भी कुछ वैल्यूज पर आधारित होते हैं, जिसमें से विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, ये जो एस्टैब्लिश्ड वैल्यू हैं, 9 वैल्यूज, इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन पर पहले वीडियो बनाए जा चुके हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और इन्हीं के साथ साथ इनसे जुड़ी हुई जो एक्सप्रेस्ड वैल्यू हैं, जैसे विश्वास के साथ सौजन्यता, सम्मान के साथ सौहार्द, स्नेह के साथ निष्ठा, ममता के साथ उदारता, वात्सल्य के साथ सहजता, श्रद्धा के साथ पूज्यता, गौरव के साथ सरलता, कृतज्ञता के साथ सौम्यता और प्रेम के साथ अनन्यता, ये सारी जो वैल्यूज एक्सप्रेस वैल्यू है ये इनसे जुड़ी हुई हैं। तो इन वैल्यूज को भी हम आसानी से समझने भी लगते हैं और स्वीकार भी करने लगते हैं। What we need to have is the established value. The expressed value is the natural outcome. इसके अलावा वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इट्स पार्टिसिपेशन इन यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था या मानव मूल्य में भागीदारी में एक इंसान के मूल्य क्या होते हैं? धीरता, व्यवस्था को समझने के बाद धैर्यपूर्वक उसमें भाग लेना। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, पेशेंटली पार्टिसिपेटिंग इन इट, जब हम
समझ लेते हैं व्यवस्था को तो उसमें हार्मनी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको धीरता कहते हैं। ब्रेवरी या वीरता, हेल्पिंग अदर इन अंडरस्टैंडिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन सिस्टम, प्रणाली को समझने और उसमें भाग लेने में दूसरों की मदद करना। दूसरों की अगर हम मदद करते हैं तो उसको वीरता कहते हैं। उदारता, अपने मन, शरीर और धन को व्यवस्था में उपयोग करना। जब हम अपने तन, मन और धन को व्यवस्था में या ह्यूमन ऑर्डर में यूज करते हैं तो उसको उदारता कहते हैं। दया, क्षमतावान व्यक्ति को अवसर प्रदान करना। किसी के पास क्षमता है लेकिन अवसर नहीं है तो उसको अवसर देना दया कहलाता है। किसी ऐसे व्यक्ति को योग्यता देना जिसके पास अवसर या वस्तु हो, इसे कृपा कहेंगे। यानी कि अवसर तो है पर योग्यता नहीं है। अगर योग्यता हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, उसकी मदद कर रहे हैं तो उसको कृपा कहेंगे। और करुणा, किसी व्यक्ति को क्षमता और चीज़ दोनों प्रदान करना। हम उसको फिजिकल फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं और उसको क्षमता भी दे रहे हैं तो दोनों चीज़ यदि देते हैं तो उसको करुणा कहते हैं। तो ये मूल्य भी हमारे अंदर विकसित होते हैं और इनको हम आसानी से स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में लाते हैं। उपरोक्त के अलावा शेष प्रकृति के साथ परस्पर क्रिया में मानव के मूल्य, वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द इंटरेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द नेचर। नेचर के जो रेस्ट ऑफ द नेचर, जो मानव के अलावा जो नेचर है उसके साथ में जो मूल्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है यूटिलिटी वैल्यू या उपयोगिता मूल्य। यूटिलिटी वैल्यू, टू प्रिपेयर ए फिजिको केमिकल ऑब्जेक्ट फॉर नोरिश एंड प्रोटेक्शन, एस फॉर एग्जाम्पल मेकिंग ऑफ पेन, शर्ट, टेबल एट्सेट्रा। तो उपयोगिता मूल्य क्या है? पोषण और सुरक्षा के लिए एक भौतिक रासायनिक वस्तु तैयार करना। हम अपने लिए कोई भी चीज़ तैयार करते हैं जिसका कोई ना कोई यूज है तो उसके इस मूल्य को, क्योंकि वो यूजफुल है, उसकी उपयोगिता है तो इसको हम उपयोगिता मूल्य कहते हैं। जैसे पेन की भी अपनी उपयोगिता है, शर्ट की भी अपनी उपयोगिता है। दूसरी वैल्यू है आर्टिस्टिक वैल्यू, टू एंश्योर द लॉन्ग लास्टिंग यूटिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कलात्मक मूल्य, वस्तु की लंबे समय तक चलने वाली उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए जो वैल्यू है। जैसे कि अगर हम पेन की बात करें तो पेन का एक डिज़ाइन होगा जो उसको अच्छी शेप देगा जिससे उसे आसानी से पकड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये उसका आर्टिस्टिक वैल्यू है। अगर एक शर्ट है, उसका डिज़ाइन ठीक है जिसे इजीली पहना जा सकता है तो वो उसका आर्टिस्टिक की वैल्यू है या कलात्मक मूल्य है। एक चीज़ जो उपयोगी है उसको उपयोग लायक बनाए रखना, इसके लिए जो डिज़ाइन किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसको उपयोगिता वैल्यू कहते हैं। तो हमने जो अब तक पढ़ा कि अगर हमने अंडरस्टैंडिंग को समझ लिया है, हार्मनी को समझ लिया है, तो फिर हम जो मानव मूल्य हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो हमने अभी सारी डिस्कस की, उन सबको आसानी से समझ भी लेंगे और अपने जीवन में अपना भी लेंगे। तो अब इसका दूसरा प्रभाव जो पड़ता है वो है डेफिनिटनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, नैतिक मानव आचरण की निश्चितता। मानव आचरण में निश्चितता कैसे आएगी? जब हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं तो हमारे अंदर एक समझ विकसित होती है जिसे हम राइट अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हम अपनी इन्नीटनेस को पहचान लेते हैं, अपने स्वत्व को पहचान लेते हैं, अपनी प्राकृतिक स्वीकृति को पहचान लेते हैं। जब हम अपने स्वत्व को पहचान लेते हैं, इन्नीटनेस को पहचान लेते हैं, तो हमारे विचार, इच्छाएं और अपेक्षाएं उसी के अनुसार होते हैं और हम उसके अनुसार ही आगे अपने विचारों को बढ़ाते हैं। तो इसे कहेंगे हम स्वतंत्रता। और जब स्वतंत्रता होगी तो हमारा जो कंडक्ट है वो हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पर होगा, इन्नीटनेस के बेस पर होगा और वो स्थिर होगा, डेफिनिट होगा और उससे हमारे नैतिक आचरण में निश्चितता आएगी। साथ ही साथ जब हम स्वतंत्र होंगे या हमारे विचारों में स्वतंत्रता होगी जो हमारे स्वत्व के अनुसार होंगे, तो हम बाकी बड़े ऑर्डर में भी उसी के अनुसार पार्टिसिपेट करेंगे और इसको हम स्वराज्य की व्यवस्था कहेंगे। अब डेफिनिटनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट जब होगा, नैतिक मानव आचरण की निश्चितता जब होगी, तो उसकी विशेषताएं भी कुछ होंगी। क्या विशेषताएं होंगी? यह किसी को भी स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य होता है और उसके भीतर किसी भी संघर्ष को जन्म नहीं देता, क्योंकि हमने जो भी चीज़ें अपने अंदर ली वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बाद हमने उसको स्वीकार किया।
यह सभी स्तरों पर सामंजस्य के साथ होता है। यह अन्य लोगों के साथ पारस्परिक पूर्ति और शेष प्रकृति के साथ पारस्परिक समृद्धि की ओर लेकर जाता है। हमने ये चीज़ भी नेचुरल एक्सेप्टेंस में देखी है कि हम पारस्परिक पूर्ति और पारस्परिक समृद्धि की ओर जाएंगे। यह स्वयं संतोषजनक, लोगों के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल और सार्वभौमिक होता है। तो जो हमारा कंडक्ट इस तरह का होगा वो कैसा होगा? संतोषजनक भी होगा हमारे लिए, पीपल फ्रेंडली भी होगा और इको फ्रेंडली भी होगा और यूनिवर्सल भी होगा। अब एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को पहचानेंगे कैसे? ये 3 चीज़ों से पहचान सकते हैं: मूल्य के आधार पर, नीति के आधार पर और चरित्र के आधार पर। मूल्य का मतलब है सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के अनुसार जीने की क्षमता या बड़े क्रम में एक इकाई की भागीदारी। जिस व्यक्ति का जो कंडक्ट है वो डेफिनिट होगा तो वो उन मूल्यों के साथ जिएगा और जो बड़े क्रम में उसकी भागीदारी भी हार्मनी के लिए होगी। इसकी प्राकृतिक विशेषताएं या स्वभाव, उसका जो इनेटनेस है उसके अनुसार उसकी एक्टिविटीज़ होगी और बड़े क्रम में उसकी भागीदारी होगी। दूसरी चीज़ नीति। नीति से हम पहचान सकते हैं नीति क्या है? संसाधनों, स्वयं शरीर और धन, तन मन और धन के संवर्धन, संरक्षण और सही उपयोग के बारे में निर्णय जो होता है उसको हम नीति कहते हैं। और नीति में क्या होता है? योजना बनाना भी होता है, उसका कार्यक्रम होता है, कार्यान्वयन, परिणाम, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें नीति के पार्ट हैं। ये सभी पॉलिसी के पार्ट हैं। नीति कितनी तरह की हो सकती हैं? आर्थिक नीति या अर्थनीति, स्वयं शरीर और धन का संवर्धन, इसके बारे में जो नीतियाँ होंगी उन्हें अर्थनीति कहेंगे। स्वयं शरीर और धन की सुरक्षा के लिए जो नीतियाँ होंगी उसको राज्य नीति कहेंगे। स्व शरीर और धन के सही उपयोग के लिए जो नीतियाँ होगी उसको सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के लिए नीति या धर्म नीति कहेंगे। तो इस प्रकार की नीतियाँ हो सकती हैं। और यदि ह्यूमन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया है तो ये जो सभी नीतियाँ होंगी ये सब यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ ले जाने वाली होंगी, हार्मनी की तरफ ले जाने वाली होंगी। तीसरी चीज़ क्या है? चरित्र या कैरेक्टर। मेरी इच्छा, विचार और चयन की निश्चितता मेरे जीवन को निश्चितता देती है। किसी भी व्यक्ति की इच्छा, विचार और चयन की निश्चितता उसके जीवन को निश्चितता देगी। और इसमें क्या होगा? चरित्र में स्व नारी, स्व पुरुष, वैवाहिक संबंधों में शुद्धता, स्वधन, धन का सही उपयोग, अधिग्रहण और उपयोग। और तीसरा दयापूर्ण व्यवहार और दयापूर्ण कार्य व्यवहार में दयालुता, लोगों के अनुकूल और कार्य कैसा होना चाहिए? पर्यावरण के अनुकूल। तो ये हमारी आदतों का हिस्सा होगा, एक पार्ट होगा, तो ये हमारा चरित्र बन जाएगा। और चरित्र इस प्रकार का होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो डेफिनिट ह्यूमन कंडक्ट है उसको हम मूल्य के आधार पर और उसके साथ में नीति के आधार पर और चरित्र के आधार पर हम उसको पहचान सकते हैं कि उसका कंडक्ट कैसा है, डेफिनिट है या नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी में हमने 2 प्रभाव देखे। पहला है कि मानव मूल्यों को अपनाने की क्षमता होना। दूसरी चीज़ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट में निश्चितता आ जाना। इसके अलावा और क्या प्रभाव पड़ते हैं? अगर हम हार्मनी को समझते हैं तो और क्या प्रभाव पड़ता है? बेसिस फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर। मानवतावादी शिक्षा, मानवतावादी संविधान और मानवतावादी सार्वभौमिक व्यवस्था के लिए एक आधार। यदि हमने हार्मनी को समझ लिया है तो उसके बाद में हम इस तरह की चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, उनकी कल्पना कर सकते हैं, उन पर कार्य कर सकते हैं। और वो क्या चीज़ें? मानवतावादी शिक्षा। मानवतावादी शिक्षा का अर्थ है मूल्यों और कौशल का उचित एकीकरण, ताकि मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं को सही ढंग से समझ सके और इन आवश्यकताओं को पर्यावरण के अनुकूल और लोगों के अनुकूल तरीके से पूरा करने के लिए उपयुक्त तकनीकों और उत्पादन प्रणालियों को अपना सके। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो पर्यावरण के अनुकूल, लोगों के अनुकूल उत्पादन प्रणालियां बनाने के लिए सक्षम हो और लोगों के अंदर कौशल और मूल्यों का एकीकरण कर सके, ऐसी शिक्षा को मानवतावादी शिक्षा कहेंगे। और जब हम हार्मनी को समझ लेंगे, ह्यूमन वैल्यूज़ को समझ लेंगे, तभी हम इस तरह की शिक्षा की बात कर सकते हैं। मानवतावादी संविधान एक अविभाजित समाज और सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के विकास के अनुकूल स्पष्ट दिशा निर्देश और नीतिगत ढांचा प्रदान करने वाला संविधान। एक ऐसा संविधान जो पूरे विश्व में हार्मनी की तरफ ले जाने की बातें करता हो, ऐसे संविधान की भी हम बातें कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। इसके लिए भी आधार बन सकता है। और सार्वभौमिक मानव क्रम के लिए आगे बढ़ना,
यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ बढ़ना, उसके प्रभाव आना। तो सार्वभौमिक मानव व्यवस्था प्रकृति की प्रत्येक इकाई से संबंधित होने की भावना है, जो व्यापक मानव लक्ष्य है। मानव लक्ष्य क्या है कि प्रकृति की प्रत्येक इकाई से संबंधित होने की भावना हमारे अंदर यदि आ जाती है तो हमने मानव लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। हम इसे सद्भाव की समझ के आधार पर प्राप्त करते हैं। सार्वभौमिक मानव व्यवस्था में निम्नलिखित चीज़ें शामिल हो सकती हैं। क्या हो सकती है? अविभाजित समाज के लिए मानव प्रयास के 5 आयाम। मानव प्रयास के 5 आयाम किन आयामों पे हमें बात करनी है? हमने पहले भी इस पे एक वीडियो बनाया है। शिक्षा, संस्कार, संयम, स्वास्थ्य, कार्य, उत्पादन, न्याय, संरक्षण और विनिमय भंडारण। ये सारी चीज़ें अगर होगी तो राइट अंडरस्टैंडिंग भी होगी, प्रोस्पेरिटी भी होगी, अभय का माहौल भी होगा और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ भी हम आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरी 4, परिवार से विश्व परिवार की ओर बढ़ने की कदम। जब हम हार्मनी अपने अंदर पैदा करेंगे तो परिवार में करेंगे, परिवार से परिवारों के समूह में, फिर गाँव में, फिर गाँव के समूह में और बाद में राष्ट्र में और पूरे विश्व में हम हार्मनी की बात करेंगे। तो ये हो गया कि हम इस तरफ बढ़ने की बात कर सकते हैं यदि हमने राइट अंडरस्टैंडिंग हार्मनी के बारे में समझ ली है। इसके बाद ह्यूमन वैल्यूज को अगर हमने समझा तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? पेशेवर या व्यावसायिक नैतिकता में क्षमता। व्यावसायिक नैतिकता में कॉम्पिटेंस बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को बढ़ाने के लिए पेशेवर क्षमता का उपयोग करने की क्षमता, जो हमारी एबिलिटी टू यूटिलाइज द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस फॉर ऑगमेंटिंग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ बढ़ने के लिए जो पेशेवर क्षमता है उसका उपयोग कैसे करें, ये क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। व्यावसायिक नैतिकता का अर्थ नैतिक मानव आचरण के साथ पेशेवर क्षमता विकसित करना है, जो एक पेशेवर को प्रकृति के सभी कर्मों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। तो यदि ह्यूमन वैल्यूज को समझा है तो कोई भी प्रोफेशनल होगा वो अपने प्रोफेशन को इस तरह से उपयोग में करेगा कि वो मानव कल्याण की तरफ जाए और हार्मनी की तरफ सबको लेके जाए। अब ये चीज़ें कैसे विकसित होगी? एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम्स। जो प्रोडक्शन सिस्टम्स है वो इको फ्रेंडली हो, पीपल फ्रेंडली हो, इस तरह के सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करने की क्षमता आ जाएगी। क्लैरिटी अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल, उसको जो हमारा ह्यूमन गोल है उसके बारे में क्लैरिटी होगी। क्या है ह्यूमन गोल? यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ बढ़ना ह्यूमन गोल है और उसके लिए समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, ये चीज़ें आनी चाहिए। इस पर भी पहले वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं उसको। एंड इट्स फुलफिलमेंट थ्रू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। तो ह्यूमन गोल क्या है? व्यक्ति को इस बात की समझ आ जाएगी। दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ। जब एक व्यक्ति ने ह्यूमन वैल्यूज़ को समझा है, हार्मनी को समझा है, तो वो उसके अनुसार काम करेगा, अपने इनेटनेस के अनुसार काम करेगा, तो उसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बिकॉज ऑफ द राइट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ वन सेल्फ इज हाई। तीसरा, म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर। दिस रिजल्ट्स इन सस्टेन्ड पर्सनल एज वेल एज कलेक्टिव हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। यदि हम प्रोस्पेरिटी की और हैप्पीनेस की बात करें और कलेक्टिव की बात करें, सबके लिए हैप्पीनेस प्रोस्पेरिटी की बात करें, तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट बिहेवियर से आ सकती है। वो बिहेवियर भी उसके अंदर विकसित हो जाएगा। और चौथा, म्यूचुअली एनरिचिंग इंटरेक्शन विद नेचर। नेचर के साथ भी म्यूचुअल एनरिचिंग इंटरेक्शन होगा। ही इज एबल टू एक्सेस हिज रियल नीड्स एंड नोज हाउ टू फुलफिल दैम फ्रॉम नेचर विद सस्टेनेबिलिटी। तो उसको अपनी नीड्स का पता होगा कि मेरी रियल नीड्स क्या हैं, कितनी नीड्स हैं, नेचर से मुझे कितना लेना है जिससे कि वो सस्टेनेबल बना रहे। ही इज़ एबल टू डेवलप म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोडक्शन सिस्टम। और वो ऐसी प्रोडक्शन सिस्टम विकसित कर सकता है जो म्यूचुअली एनरिचिंग हो। कहने का मतलब ये है, जो प्रकृति को भी एनरिच करे और ह्यूमन को भी एनरिच करे, ऐसी प्रोडक्शन सिस्टम वो डेवलप करता है। तो ये योग्यता उसके अंदर एक प्रोफेशनल के अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा उपरोक्त उत्पादन प्रणालियों के उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन पैटर्न की पहचान करने और विकसित करने की क्षमता। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज एंड मैनेजमेंट पैटर्न फॉर अबव प्रोडक्शन सिस्टम्स। तो जो एक प्रोफेशनल के अंदर एक योग्यता विकसित हुई, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो मैनेजमेंट चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करने की क्षमता, उनको बनाने की क्षमता उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है।
हमें वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों की कल्पना और विकास करना है और निम्नलिखित 3 मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। उचित जीवन शैली और आवश्यकताओं के लिए अनुकूल हो, लोगों के अनुकूल हो और पर्यावरण के अनुकूल हो। तो अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी, जो मैनेजमेंट, जो प्रोडक्शन सिस्टम चल रहे हैं, वो इसके अनुसार नहीं है, इसके अनुकूल नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है, लोगों के अनुकूल भी नहीं है। तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमको सोचना होगा। जब हम उसके बारे में सोचेंगे तो जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे उसके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया फॉर टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के लिए कोई मापदंड होना चाहिए। कैसी प्रौद्योगिकी हमको वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के रूप में देखनी है। प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वास्तविक मानव आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हो, यूजफुल हो, प्राकृतिक प्रणालियों और चक्रों के अनुकूल हो, जो हमारे नेचुरल सिस्टम्स हैं, नेचुरल साइकिल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हो, मानव शरीर, जानवरों, पौधों और सामग्रियों के प्रभावी उपयोग को सुगम बनाने के अनुकूल हो, सुनिश्चित उपयोगकर्ता के अनुकूल और स्वास्थ्य के अनुकूल हो, सुरक्षित, उपयोगकर्ता के अनुकूल और स्वास्थ्य के अनुकूल हो, जहाँ तक संभव हो स्थानीय संसाधनों और विशेषताओं के अनुकूल हो, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने वाली हो, कम लागत और ऊर्जा कुशल हो, मानवीय संपर्क और सहयोग को बढ़ाने वाली हो। तो जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें वो इस प्रकार की हो कि जो लोगों के भी अनुकूल हो, लोकल रिसोर्सेज को यूज कर सके और इको फ्रेंडली हो, पीपल फ्रेंडली हो। इन चीज़ों का ध्यान रखा जा सके। टेक्नोलॉजी के साथ साथ में प्रोडक्शन सिस्टम्स भी इस प्रकार के डेवलप करने चाहिए जो हार्मनी की तरफ ले जाएं। एक उत्पादन प्रणाली के लिए पूछे जाने वाले 4 बुनियादी प्रश्नों को नीचे उल्लेख किया गया है। क्या बुनियादी प्रश्न है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, ये हमको मालूम होना चाहिए। अब जो प्रोडक्शन सिस्टम्स हम बनाएंगे उसके लिए उसके भी कुछ मापदंड होने चाहिए। क्या मापदंड हो सकते हैं? स्थानीय संसाधनों और विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग, जो हमारे लोकल रिसोर्सेज हैं उसका अधिक से अधिक उपयोग हो। आर्थिक व्यवहार्यता और स्थिरता, इकोनॉमिक वायबिलिटी होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। समुदाय के लोगों के सार्थक रोजगार में सक्षम विकेंद्रीकृत प्रणाली, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जो सभी लोगों के पास पावर ट्रांसफ़र कर सके। व्यक्तिगत रचनात्मकता और उपलब्धि की भावना को बढ़ावा देना, जो किसी की इंडिविजुअल क्रिएटिविटी है उसको आगे बढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों के अनुकूल और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग होना चाहिए। उत्पादन की अपेक्षित गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए, क्वालिटी भी ठीक होनी चाहिए। उत्पादन के साथ साथ अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और अनुकूल होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं ये इसलिए है, जो सारी बातों को यदि कलेक्टिवली देखते हैं तो एक उनका कंक्लूजन आता है कि जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी प्रोडक्शन सिस्टम, जो भी मैनेजमेंट सिस्टम हो वो लोगों के पीपल फ्रेंडली भी हो, इको फ्रेंडली भी हो। दोनों चीज़ें होनी चाहिए और सस्टेनेबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन सिस्टम के बाद में आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट को भी देखता है। तो मैनेजमेंट किस तरह का होना चाहिए? एक मानवतावादी प्रबंधन मॉडल के लिए मानदंड निम्नानुसार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अच्छी तरह से जुड़े हुए परिवार के रूप में काम करने वाली इकाई। जो भी हमने कोई सेटअप लगाया है, कोई एक यूनिट लगाई है, वहाँ का जो स्टाफ है वो परिवार के मेंबर की तरह से रहे। सहयोगात्मक और प्रेरक, सभी एक दूसरे को सहयोग करने वाले हो और मोटिवेट करने वाले हो। मानव श्रम का सही मूल्यांकन सुनिश्चित हो। ऐसा ना हो कि कोई आदमी बहुत अधिक अर्निंग कर रहा है, किसी को बहुत कम मिले, तो उसका सही अनुपात होना चाहिए। नियोक्ता कर्मचारी के साथ साथ उपभोक्ता संतुष्टि को लक्षित करना, न कि अधिकतम लाभ। तो जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो केवल लाभ के लिए ना हो, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हो। मेन पर्पज़ लोगों के सेटिस्फेक्शन का हो। जिम्मेदारी और प्रबंधन में भागीदारी होना, सभी की जिम्मेदारी हो, सभी मैनेजमेंट में हिस्सा लें, सभी अपना कंट्रीब्यूशन दें। शामिल व्यक्तियों की गुणवत्ता का निरंतर विकास हो। जितने लोग उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर काम करते हैं सभी के गुणों को बढ़ाया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए।
व्यक्तिगत क्षमताओं को प्रभावी ढंग से साथ लाकर उपयोग करना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी ऐसी है जो सबको आगे बढ़ाने वाली हैं। तो मैनेजमेंट भी इस तरह का हो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का हो, टेक्नोलॉजी भी इस तरह की हो जो म्यूचुअल एनरिचमेंट और म्यूचुअल फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़े, और प्रोडक्शन सिस्टम भी इस तरह का हो। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो एक प्रोफेशनल के अंदर आ सकती हैं यदि उसने ह्यूमन वैल्यूज़ को समझा है, हार्मनी को समझा है और वैल्यूज़ को अपने अंदर अपनाया है। तो वर्तमान व्यवस्था से यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में परिवर्तन के लिए रणनीति क्या हो सकती है। अब प्रेजेंट जो स्टेटस है वो सबको आपको मालूम ही है। तो प्रेजेंट से हमें यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ बढ़ना है तो क्या हमको करना चाहिए, व्यक्ति के स्तर पर क्या करना चाहिए, एक पेशेवर को क्या करना चाहिए, उसे उस क्षेत्र में सेवा करनी चाहिए जिसमें वह सक्षम हो। उसे अपने पेशे का सम्मान करना चाहिए और अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उसे अपने संगठन के प्रति समर्पित होना चाहिए। उसे अपनी देख रेख में कर्मचारियों के पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए। उसे ऐसी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विकसित करना चाहिए जो समाज और प्रकृति के लिए फायदेमंद हो। व्यक्ति के बाद समाज के स्तर पर क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ बढ़ सकें। पारस्परिक रूप से समृद्ध संस्थानों और संगठनों के रूप में निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। संस्थान में मूल्य शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जो छात्र को मानवीय मूल्यों के महत्व को समझने और महसूस करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। पर्यावरण और प्राकृतिक वनस्पति को बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। संगठन के सभी सदस्यों का व्यवहार उनके बीच सामंजस्य बनाए रखने योग्य होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के साथ साथ समाज के प्रति भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सतत विकास की अवधारणा होनी चाहिए। तो समाज में सामाजिक स्तर पर ये सब काम होने चाहिए, तभी हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब छात्रों के बीच मानवीय मूल्यों को विकसित कैसे किया जा सकता है, यहाँ पर भी देख ले। सबसे पहले छात्र के स्तर पर सभी को आत्म अन्वेषण के माध्यम से सही और गलत के बीच अंतर को समझना होगा और सही चीज़ों को अपने जीवन में लाना होगा। जो हमने पूरी इस यूनिट में पढ़ा है, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ में, उन सबको हर व्यक्ति को समझना होगा। इंडिविजुअल लेवल पे ये एफर्ट हो सकता है। माता पिता के स्तर पर क्या हो सकता है, माता पिता को नैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी जीवन शैली रखनी चाहिए ताकि उनके बच्चे अपने घर से अच्छे संस्कार ले सकें। और शिक्षक के स्तर पर क्या हो सकता है, शिक्षकों की जीवन शैली और व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि छात्र उनसे प्रेरित हों और अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को समावेश कर सके। तो हमने इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ा कि यदि हमने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को समझा है तो हम मूल्यों को भी स्वीकार करेंगे, हमारा कंडक्ट भी निश्चित होगा और साथ साथ हम मानवतावादी शिक्षा, मानवतावादी संविधान और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को भी स्थापित करने के बारे में विचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रोफेशनल कोई होता है तो उसके अंदर क्या परिवर्तन आ सकते हैं ये देखा है, और हम कैसे व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर या छात्रों के अंदर कैसे हम ह्यूमन वैल्यूज़ को विकसित करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें समझी।